नमस्कार। आप सुन रहे हैं खाली मकान उपन्यास की चौथी किस्त। वे लेट पहुंच गए होंगे। उनकी निगाह में उनके उस अपॉइंटमेंट की कोई खास कीमत नहीं होगी। लेकिन जब आदमी अपनी ज़बान से कहता है कि वो फला वक्त कहीं पहुंचेगा, तो अपनी बात पर खरा उतरने की वो कोशिश तो करता है। खामखा गलत बयानी का क्या फ़ायदा, और वह भी एक पादरी के लिए। उन्होंने 8 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की, लेकिन 8 बजे वे घर से निकले। ऐसा क्यों कर हुआ होगा? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर हुआ। ऐसा दो तरीकों से हो सकता है। एक तो ये कि आपका वक्त का अंदाज़ा सही नहीं रहा होगा, वे 8 बजे से पहले घर से निकले होंगे। दूसरे ये कि उन्होंने कहीं करीब ही जाना होगा। आपको इन दोनों में से कौन सी बात ठीक लगती है? दोनों में से कोई भी बात ठीक हो सकती है। आखिर मैं बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाकर तो कह नहीं सकती कि वे 8 बजे ही घर से निकले थे। आपकी राय में आपके पति होम लविंग व्यक्ति थे? घर बार से उन्हें लगाव था? बहुत था। अच्छा, हाल ही में वो नगर से बाहर कहीं गए थे? नहीं, कहीं भी नहीं। थोड़े से अरसे के लिए भी नहीं? नहीं। हम्म। आपके घर में आपके साथ आपके भाई टोनी के अलावा और कौन रहता है? कोई नहीं। रात को आपके यहाँ कुछ लोगों का आगमन हुआ था, वो लोग कौन थे? रात को हमारे यहाँ कोई नहीं आया था। मैं आधी रात से पहले की कोई 11:30 बजे की बात कर रहा हूँ। आप कितने भी बजे की बात कीजिए, रात को हमारे घर कोई नहीं आया था। प्रभुदयाल ने गौर से उसे देखा। उसने इतने निडर भाव से प्रभुदयाल से निगाहें मिलाई कि अंत में प्रभुदयाल को ही अपनी निगाह झुकानी पड़ी। स्त्री झूठ बोल रही थी, इस बात की उसे गारंटी थी। बाज बहादुर नाम का चौकीदार झूठ बोलता नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके झूठ बोलने में उसका कोई स्वार्थ नहीं था। फिलहाल प्रभुदयाल ने जानबूझकर उसे इस विषय पर और न कुरेदा। अब एक आखिरी सवाल है मेरा। आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जो आपके पति का कत्ल कर सकता था हो, या जिसने कभी आपके पति को जान से मार देने की धमकी दी हो, या जिसे आपके पति की मौत से कोई फ़ायदा हो? हाँ, जानती हूँ। उसका वह उत्तर इतना अप्रत्याशित था कि प्रभुदयाल हक्का बक्का सा उसका मुंह देखने लगा। आप जानती हैं? जी। आप जानती हैं आपके पति का कत्ल किसने किया है? नहीं। लेकिन अभी तो आपने मुझसे ये नहीं पूछा था कि क्या मैं जानती हूँ मेरे पति का कत्ल किसने किया है। आपने मुझसे पूछा था क्या मैं किसी ऐसे शख्स को जानती हूँ जो मेरे पति का कत्ल कर सकता हो या उनकी मौत का ख्वाहिशमंद हो। ऐसे एक शख्स को मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकती कि उसने मेरे पति का कत्ल किया हो। ओह, कौन हो सकता है वो शख्स? विलियम डेनिंग, उस स्त्री का पति जिसकी लाश आपके पति की लाश के साथ किश्ती में पाई गई थी, राइट? जी हाँ। वो आदमी पक्का शराबी है और नशे की हालत में बहुत फसादी हरकतें करता है। नशे में मारपीट पर उतारू हो जाता है और ये उसके लिए बहुत ही मामूली बात है। मैंने पहले ही कहा कि वो अपनी बीवी को पीटता था। अपनी चर्च के पादरी की हैसियत से और अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा की हैसियत से मेरे पति महसूस करते थे कि ऐसे वायलेंट आदमी की छत्र छाया में रोज़ का भरण पोषण होना उसके साथ जाती थी। वे ऐसी कोशिशों में थे कि कानूनी तौर पर रोज़ को उसके ऐबी पिता की छत्र छाया से मुक्ति दिलाई जा सके। विलियम डैनिंग को जब ये बात पता लगी तो वो क्रोध से आग बबूला हो उठा था और उसने मेरे पति को जान से मार देने की धमकी दी थी। कब? कहाँ? कुछ दिन पहले, चर्च में, धर्मोपदेश के बाद, कई लोगों के सामने। बहुत लोगों ने उसे मेरे पति को ये धमकी देते हुए सुना था। ऐसे लोगों के नाम जान लेने में आप मामूली पूछताछ से ही कामयाब हो जाएंगे। आप भी तो जानती ही होंगी ऐसे लोगों के नाम। मैं नहीं जानती। वह फसाद मेरे सामने नहीं हुआ था। मुझे तो बाद में चर्च के कर्मचारी ने ये सब बातें बताई थी। अच्छा, तो उस कर्मचारी का नाम बताइए। अल्बर्ट। मैम, अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जी। आपके पति के हत्यारे को तलाश करने के लिए आपके घर की तलाशी लेना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आप इस काम की हमें स्वेच्छा से इजाज़त दें। ऐसी तलाशी से क्या हासिल होगा आपको?
कोई ऐसा सूत्र जो हत्यारे की शिनाख्त में सहायक सिद्ध हो सके। कब तलाशी लेना चाहते हैं? फौरन, अभी। ऐसी तलाशी आप जबरन ले सकते हैं? नहीं, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि मैं चाहता हूँ आप इस काम की हमें स्वेच्छा से इजाज़त दें। मैं ऐसी इजाज़त नहीं दे सकती। मैं कोई अभद्र बात नहीं करना चाहता मैडम, लेकिन ये तलाशी आपकी इजाज़त के बिना भी हो सकती है। लेकिन अभी आपने कहा था कि आप जबरन तलाशी नहीं ले सकते। मैंने ठीक कहा था, लेकिन ऐसी तलाशी के लिए मैं कोर्ट से ऑर्डर हासिल कर सकता हूँ, और जब तक वह ऑर्डर हासिल नहीं हो जाता तब तक मैं आपको फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए यहीं रोके रख सकता हूँ। वो सोच में पड़ गई। प्रतिष्ठा इतनी नादान वो भी नहीं थी कि वह इंस्पेक्टर की बात की गंभीरता को या उस बात में छुपी धमकी को न समझ पाती। मैं अपने भाइयों से बात करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी मैडम, तलाशी के मामले में आपके असहयोग की सूरत में ये भी मुमकिन नहीं होगा। तो क्या मैं अपने आप को गिरफ्तार समझूं? नहीं, अभी नहीं। फिलहाल आप फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए अपने आप को पुलिस की हिरासत में समझिए। यह आपकी ज़ाती है, ये गैर कानूनी हरकत है। दोनों में से कोई बात नहीं है, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी भुगता रहे हैं। लेकिन हमारे घर की तलाशी से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुमकिन है, सरासर मुमकिन है। आप लोग खामख़ाह मेरे घर को अस्त व्यस्त कर डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ ऐसा नहीं होगा। और तलाशी मेरी मौजूदगी में होगी, जाहिर है। ठीक है फिर, तो आप स्वेच्छा से तलाशी की इजाज़त दे रही हैं, और चारा ही क्या है। थैंक यू मैम, वेरी मच थैंक यू। वो खामोश रही। मैं अभी अपने एक सब इंस्पेक्टर को आपके साथ रवाना करता हूँ। उसने सहमति में सर हिलाया। प्रभुदयाल ने सब इंस्पेक्टर बंसल को तलब किया और उसे आवश्यक निर्देश देकर मिसेस कॉटन के साथ रवाना होने का आदेश दिया। और एल्बर्ट नाम के चर्च के उस कर्मचारी को भी तलाश करना जिसके सामने विलियम डेनिंग ने जान से मार देने की धमकी दी थी। उस घटना के अन्य गवाहों के जो नाम वो बताए, तुमने और काशीनाथ ने मिलकर उन्हें भी टटोलना है, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब जाओ। बंसल मिसेस कॉटन के साथ वहाँ से विदा हो गया। वह दरवाजे के चौखट पर ही पहुँचा था कि प्रभुदयाल ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। उसने घूर कर देखा तो प्रभुदयाल ने उसे करीब आने का संकेत किया। बंसल मिसेस कॉटन को बरामदे में ही खड़ा छोड़कर प्रभुदयाल के पास पहुँचा। और सुनो, तलाशी के दौरान ये औरत तुम्हारी निगाह से ओझल नहीं होनी चाहिए, समझ गए? वो घर में मौजूद किसी चीज़ को गायब करने की कोशिश कर सकती है। ऐसी कोई चीज़ घर में होगी सर? हो सकती है, घर की तलाशी भी हो सकती है। ये बात इसे अभी मालूम हुई है, इसलिए अगर घर में कोई ऐसी चीज़ होगी तो वह उसे पहले ही गायब करके तो आई नहीं होगी, लेकिन वो अब ऐसा करने की कोशिश कर सकती है। गुड, लेकिन आदमी ज़्यादा लेकर जाना बेहतर। जाओ आप। वो चला गया। फिर सतपाल नामक एक सिपाही को बुलाकर उसे समझाया गया कि बंसल की जगह कैसे उसने मेहमानों को शीशे के गिलास में इस प्रकार पानी पिलाना है कि उनकी उंगलियों की स्पष्ट छाप गिलासों पर प्राप्त की जा सके। उसके बाद टोनी फ्रैंकोजा को तलब किया गया। सतपाल ने बंसल की तरह ही ट्रे में गिलास रखकर उसे पानी पेश किया, और फिर जब गिलास उसने ट्रे में वापस रख दिया तो वह उसे लेकर वहाँ से बाहर निकल गया। मेरी बहन कहाँ है? हमने उन्हें घर भेज दिया है। उसने यूं प्रभुदयाल को देखा जैसे उसे उसकी बात पर विश्वास न आ रहा हो। फिर उसने भी उससे पिछली रात के बारे में सवाल पूछे। उसने बताया कि वह 10 बजे सो गया था। बीच में एक बार उसकी बहन ने उसे जगाकर चिंता व्यक्त की थी कि पादरी घर नहीं लौटा था, लेकिन वह उसे ढांढस बंधाकर कि कोई बात नहीं, लौट आएगा, फिर सो गया था। ये बात उसने भी कबूल नहीं की कि रात 11:30 बजे उनके यहाँ कुछ लोग आए थे। लेकिन तुम तो सोए पड़े थे, तुम्हें क्या मालूम कि घर में कोई आया था या नहीं आया था? अगर कोई आया होता तो ज़रूर मालूम होता। यानी तुम कोई बहुत गहरी नींद नहीं सोते हो? नहीं, मैं मामूली से आहट से भी जाग जाता हूँ। रात को जब हमारा आदमी पादरी साहब के बारे में पूछने आया था तो उस वक्त तुम्हारी नींद खुली हुई थी? जी, मैं जागा हुआ था,
लेकिन क्योंकि वो लगभग फ़ौरन ही चला गया था, इसलिए मैंने बिस्तर से निकलने की कोशिश नहीं की थी। 10 मिनट और जवाब सवाल का सिलसिला चला, फिर उसे भी रुखसत कर दिया गया। मुझे तो नहीं लगता कि इस आदमी का दिमाग कमज़ोर है। इसके भाई का तो यही दावा है, मैं बोला। इसके भाई का दावा मुझे मालूम है, तुम अपनी बोलो, तुम्हारा क्या दावा है? उत्तर में मैं केवल मुस्कुराया। ठीक है, दूसरे भाई को बुलाओ। मैं पीटर फ्रांकोजा को बुला लाया। उसे भी पानी पेश किया गया और उस प्रकार उसकी उंगलियों के निशान हासिल किए गए। ये सच है कि मेरी बहन और मेरे भाई को घर भेज दिया गया है? हाँ, सच है। कोई एतराज़? मुझे इसमें भी आप लोगों की कोई चाल लगती है। जब हम यहाँ इकट्ठे आए थे तो क्या हम वापस इकट्ठे नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। मुझे नहीं मालूम था कि अपनी गमज़दा बहन और कमज़ोर दिमाग वाले भाई को हमारे यूं घर भेज देने से आपको एतराज़ होगा। मेरा ख्याल था आप हमारे इस एक्शन को पसंद करेंगे कि अपनी इंक्वायरी ख़त्म हो जाने के बाद हमने उन्हें एक क्षण की भी फालतू में यहाँ रोक कर नहीं रखा, कोई कोशिश नहीं की। वो इस बात पर खामोश रहा। फिर भी अगर आप ज़िद करते हैं तो उन लोगों को के साथ ही यहाँ से रवाना हमने किया है, मैं उन्हें फ़ोन करके वापस बुला लेता हूँ। क्या? नहीं नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। गुड। अब ज़रा मतलब की बात पर आ जाए। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? आप पादरी साहब और मिसेस डेनिंग के अफेयर के बारे में वाकिफ़ थे? नॉनसेंस, ऐसा कोई अफेयर था ही नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जोसेफ एक शरीफ आदमी था, एक धर्मपरायण पादरी था। उसका किसी गैर आदमी की बीवी से आशनाई की बात मैं उस पर लगाया जा रहा एक घिनौना इल्ज़ाम समझता हूँ। ये बात आप इस हकीकत को निगाह में रखकर कह रहे हैं कि उस गैर आदमी की बीवी की लाश पादरी साहब के पहलू से बरामद हुई, राइट? उन दोनों की लाशें इकट्ठी पाए जाने की 100 से ज़्यादा वजह हो सकती हैं। ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उन 100 में से एक वजह ये भी हो सकती है कि दोनों में आशनाई का रिश्ता हो। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। हम बहस नहीं कर रहे, हम केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके जीजा के हत्यारे के चेहरे से नकाब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। अब आप ये बताइए कि आपकी पिछली शाम कैसे बीती थी? इस सवाल का क्या मतलब? क्या आप मुझ पर हत्या का शक कर रहे हैं? सवाल के बदले में सवाल मत कीजिए मिस्टर फ्रांकोजा। शाम को मैं घर पर ही था। मेरी लड़की का होने वाला पति डिनर पर इनवाइटेड था, इसलिए हम सभी लोग, मैं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का और लड़की और होने वाला दामाद, सब घर पर ही थे। और डिनर का सिलसिला कब तक चला था? कोई 7:30 बजे तक। बहुत जल्दी डिनर लिया आपने। जी। इस जल्दी की कोई ख़ास वजह? कोई ख़ास वजह नहीं। आधा पौना घंटा तो चला होगा डिनर। चला था। यानी कि 6:45 से 7:30 तक आप डिनर टेबल पर थे। जी हाँ। वैसे तो अक्सर आप 7 के आसपास डिनर कर लेते हैं, या वैसा पिछली शाम को ही हुआ था? हम डिनर जल्दी ही करते हैं। आई सी। घर में आपके दामाद की सूरत में एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद था, इस लिहाज से काफ़ी बातें भी हुई होंगी डिनर के दौरान। जाहिर है। मसलन? क्या मसलन? मसलन क्या बातें हुई थी डिनर के दौरान? क्या विषय था बातों का? इंस्पेक्टर साहब, ये कोई अहम बात नहीं कि डिनर के दौरान हम में क्या बातचीत हुई थी। प्रभुदयाल कुछ क्षण स्थिर नेत्रों से उसे देखता रहा और फिर बोला, इस बात का फैसला आपने नहीं, मैंने करना है कि कौन सी बात अहम है और कौन सी बात अहम नहीं है। अगर ये बात अहम नहीं है तो आपको इस सवाल का जवाब देने में क्या एतराज़ है? आप खामखा मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं और साथ में अपना भी। आपके वक्त की मुझे परवाह नहीं, लेकिन अपने वक्त की है। ऊपर से आप सोकर आए हैं और मैंने अभी जाकर सोना है और थोड़ी देर में सवेरा होने वाला है, लेकिन मैं और मेरे मातहतों ने अभी जाकर सोना है।
खुदा ने रात सोने के लिए बनाई है, लेकिन हम जाग रहे हैं। इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि हमने आपके एक नज़दीकी रिश्तेदार के कातिल का पता लगाना है। कितने अफसोस की बात है, हमें सहयोग देने की जगह आप हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी बात अहम है और कौन सी बात अहम नहीं है। लेकिन फर्ज कर लीजिए नहीं है ये बात अहम, फिर भी आपको इस सवाल का जवाब देने में क्या एतराज़ है? जितना वक्त आपने इस बात के अहम होने या ना होने की बहस पर जाया किया है, उतने में तो 3 बार आप इसका जवाब दे चुके होते। मोटे तौर पर हम लोगों में 30वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल में नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्मों से ताल्लुक़ रखती हुई बातें हुई थी और इस बारे में विचार विमर्श हुआ था कि शादी के बाद हमारी बेटी मुंबई जाकर रहेगी या हमारा दामाद राजनगर आकर रहेगा। और फिर कुछ हल्की फुल्की बातें हुई होंगी जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही। फिर डिनर के बाद डिनर के बाद हम ड्राइंग रूम में आ गए थे। वहाँ थोड़ी देर बातों का दौर फिर चला था और फिर हमारा दामाद विदा हो गया था। उसके बाद मैं कुछ देर तक मैगज़ीन पढ़ता रहा था और रेडियो सुनता रहा था। रेडियो कब तक सुनते रहे थे आप? यही कोई 10 बजे तक। फिर मैं सोने चला गया था। पूरे 10 बजे बिस्तर के हवाले हो जाना मेरा कई सालों से चला आ रहा नियम है। 10 बजे ज़रूर सो जाने की मेरी बड़ी पक्की आदत बनी हुई है। और बिस्तर के हवाले होते ही आपको नींद आ गई थी? हाँ। और आपकी पत्नी? वो भी 10 बजे सो जाती है। बच्चे? बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमारे सोने तक तो वो लौटे भी नहीं थे। लौटे नहीं थे? कहाँ से नहीं लौटे थे? फिल्म से। डिनर के बाद वो फिल्म देखने चले गए थे। हाँ, हमारा दामाद उन्हें फिल्म दिखाने ले गया था। आई सी। अभी आपने अपने दामाद को ही अपने घर से विदा होने की बात कही थी। ये नहीं कहा था कि आपके बच्चे भी उसके साथ गए थे। मेरे ख्याल से तो मैंने कहा था। नहीं कहा था। देन आई एम सॉरी। यानी जब आपकी बहन ने आपको फ़ोन किया था उस वक्त आप सो रहे थे और आपकी बहन ने आपको सोते से जगाया था। करेक्ट। आधी रात के करीब उसका फ़ोन आया था। वो जोसेफ की फ़िक्र कर रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए कहा था। मैंने उसे राय दी थी कि अगर और 2 घंटे तक जोसेफ वापस ना आए तो वो मुझे दोबारा फ़ोन करें। फिर उसका दोबारा फ़ोन आया था। उसने बताया था कि कोई आदमी जोसेफ के बारे में पूछते हुए वहाँ पहुँचा था। इतनी रात गए उसका यूँ पूछताछ करने आना हमें बहुत खटका था और उसे जोसेफ के अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। मैंने उसे कहा था कि मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। फिर मैंने उठकर हाथ मुँह धोए, कपड़े बदले और चर्च की तरफ रवाना हो गया। आप जानते ही हैं, तब आप वहाँ पहले से ही मौजूद थे और आपके घर से रवाना होने तक आपके बच्चे वापस लौट चुके होंगे। हाँ, लौट ही चुके होंगे। ही चुके होंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि वक्त के लिहाज से उन्हें घर लौटा हुआ होना चाहिए था। वैसे मैंने अब उनके कमरों में जा जाकर उनकी शक्लें तो देखी नहीं थी। उनके लौटने की आपको कोई खबर नहीं हुई थी? नहीं। उनके पास मेन गेट की अपनी अपनी चाबियां हैं, इसलिए दरवाज़ा खुलवाने के लिए उन्हें किसी को जगाना नहीं पड़ता। यानी पिछली रात आप अपनी बहन की टेलीफोन कॉल आने पर घर से निकलकर चर्च गए थे। ये बात कोई नहीं जानता? मेरी बीवी जानती है। वो तो मेरे साथ चलना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से उसे पीछे घर बिठाकर मैं आया था। ओह, तो सोने से पहले यानी रात 10 बजे तक आप रेडियो सुनते रहे थे? हाँ। रेडियो कितने बजे ऑन किया था आपने? 8 बजे। 8 से 10 बजे तक आपने रेडियो सुना? हाँ, मैं साथ साथ में मैगज़ीन भी पढ़ रहा था। रेडियो पर कौन सा स्टेशन सुन रहे थे आप? विविध भारती। विविध भारती पर क्या सुना आपने? मुझे याद नहीं। याद नहीं? मैंने कोई ख़ास प्रोग्राम सुनने के लिए रेडियो ऑन किया नहीं था जो कि मुझे याद रहता। मैंने तो आदतन रेडियो चला दिया था और जो कुछ भी उस पर बजता रहा वो मैं सुनता रहा। फिर भी सब कुछ नहीं तो कुछ तो आपको याद रहना ही चाहिए था कि आपने क्या सुना था। आखिर ये चंद घंटे पहले की तो बात है। मेरी मुकम्मल तवज्जो रेडियो की तरफ नहीं थी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं साथ साथ में मैगज़ीन पढ़ता जा रहा था।
मुझे याद है आपने क्या कहा था पहले, लेकिन आपका जवाब मुझे न्यायोचित नहीं लगता। आपको कुछ तो याद रहना ही चाहिए था। आपने क्या सुना था? आखिर आपको ये तो याद है कि आपने रेडियो पर विविध भारती लगाया था? वो तो पहले से ही लगा हुआ था। आप विविध भारती सुनने के शौकीन हैं? हम्म, यानी आप फिल्मी गाने सुनने के शौकीन हैं, क्योंकि विविध भारती पर तो ज़्यादातर फिल्मी गाने ही आते हैं। करेक्ट। फिर तो आपका यही जवाब बड़ा वाजिब होता है कि आप विविध भारती पर फिल्मी गाने सुन रहे थे। मैं ऐसा कहता तो आप मुझसे पूछते कि कौन कौन से गाने सुने थे, उनकी फिल्मों के नाम बताऊं, उनके गाने वालों के नाम बताऊं, उनके म्यूज़िक डाय नहीं कहता। ये मेहरबानी है आपकी। मैं तो यही सोच रहा था कि आप मुझसे उन गानों की उन मुकम्मल केस हिस्ट्री के साथ लिस्ट मांगेंगे। ऐसा इसलिए आप सोच रहे थे क्योंकि आपका पुलिस के प्रति असहिष्णुता का रवैया है और आपका हम पर भरोसा नहीं, क्योंकि आप पुलिस को अपना सहयोगी नहीं अपना दुश्मन मानते हैं। वो खामोश रहा। तो आप पिछली शाम 8 से 10 बजे तक विविध भारती पर फिल्मी गाने सुन रहे थे? उसने सहमति में सर हिलाया। लगातार 2 घंटे गाने ही तो नहीं आते रहे होंगे, बीच में कोई एक आध स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी तो आया होगा। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आया था तो वह भी फिल्मी गीतों पर ही आधारित था, इसलिए मुझे विशेष रूप से कुछ याद नहीं। हम्म। प्रभुदयाल ना हुंकार भरी वह कुछ क्षण भर खामोश भी रहा और फिर एकाएक उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर फ्रांकोजा। पीटर फ्रांकोजा अपने स्थान से उठा। उसने धीरे से प्रभुदयाल का हाथ थाम कर छोड़ दिया और फिर घूम कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते एक ऐसी बात और सुनते जाइए जो इस सिलसिले में अपना अगला कदम निर्धारित करने में आपके बहुत काम आएगी। दरवाजे के पास वह ठिठका, घूमा और प्रश्न सूचक नेत्रों से प्रभुदयाल की तरफ देखा। आपकी जानकारी के लिए स्थानीय रेडियो स्टेशन के करीब इंडियन ऑयल की कुकिंग गैस की एक एजेंसी का गोदाम है। कल शाम उसमें आग लग गई थी और सैकड़ों गैस सिलेंडर बमों की तरह फूटे थे, जिसकी वजह से ऐसी भीषण आग लगी थी कि सारा रेडियो स्टेशन भी उसकी लपेट में आ गया था। वो रेडियो स्टेशन जिससे विविध भारती का प्रसारण होता है जलकर खाक हो चुका है। जाहिर है ये खबर अब आपके कानों तक नहीं पहुंची थी। पहुंची होती तो आप ये ना कहते कि कल रात 8 से 10 बजे तक आप विविध भारती सुनते रहे थे। रेडियो स्टेशन जल जाने की वजह से विविध भारती का प्रसारण कल रात नहीं हो रहा था। आपने रेडियो ऑन किया होता तो ये बात आपको मालूम होती। वह अवाक प्रभुदयाल का मुंह देखने लगा। आपकी सूरत बता रही है कि ये बात आपको अभी भी नहीं मालूम है, वरना आपने ये झूठ ना बोला होता कि कल रात 8 और 10 बजे के बीच के वक्फे में, जबकि आपके जीजा और उनकी गर्लफ्रेंड का कत्ल हुआ था, आप घर पर बैठे रेडियो सुन रहे थे। कत्ल के वक्त के दौरान आप घर पर नहीं थे मिस्टर पीटर फ्रांकोजा, और अगर आप घर पर नहीं थे तो आप कहीं भी हो सकते थे। आप वहाँ भी हो सकते थे जहाँ डबल मर्डर हुआ था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कल दिन में किसी वक्त मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा, इसलिए उपलब्ध रहिएगा और रेडियो सुनते होने से ज़्यादा विश्वसनीय कोई कहानी गढ़कर तैयार रखिएगा। सच तो लगता है आप बोलेंगे नहीं, इसलिए काफ़ी वक्त दे रहा हूँ आपको अपना नया झूठ तैयार करने के लिए। नमस्ते। वह भारी कदमों से चलता वहाँ से विदा हो गया। अब तक की मेरी परफॉर्मेंस कैसी है पाठक साहब? प्रभुदयाल ने सवाल किया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया। शुक्रिया। लेकिन तुमको ये नहीं भूलना चाहिए, जितने पुलिसियों की तुमने नींद इस केस के लिए हराम की हुई है, अपने मातहतों की जितनी मदद तुम्हें इस केस को हल करने के लिए हासिल है, वो आमतौर पर किसी पुलिस इंस्पेक्टर को हासिल नहीं होती। तो तुम्हारा ग्लैमर बॉय ही कौन सा कुछ अकेला कर लेता है? यूथ क्लब वाले अपने यार रमाकांत के दर्जन 2 दर्जन आदमियों की मदद हासिल कर लेना उसके लिए मामूली बात है। और ऊपर से अब तुमने उसे चीफ रिपोर्टर बना दिया है, जिसकी वजह से उसे कई जूनियर रिपोर्टरों को दाएं बाएं दौड़ाने की अतिरिक्त सुविधा भी हासिल हो गई है। चीफ रिपोर्टर उसे मैंने नहीं, मलिक साहब ने बनाया है। अब मलिक साहब को किसने बनाया है? मेरी हंसी निकल गई। पीटर फ्रांकोजा के विदा होते ही प्रभुदयाल ने सबसे पहले उसकी 24 घंटे निगरानी का इंतज़ाम किया।
अभी वो इस काम से निपटा ही था कि सुधाकर लौट आया। मैं विलियम डेनिंग और उसकी बेटी रोज़ को ले आया हूँ। गुड। लाशें दिखाई तुमने? जी हाँ, मरने वाली उसकी बीवी है। उसने एक ही निगाह में उसने पहचान लिया और पादरी को भी पहचान लिया। अब बच्ची ने? जी मैंने बच्ची को लाश नहीं दिखाई। क्यों? साहब वो मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ का यूं विभत्स ढंग से कटा हुआ गला देखकर बच्ची। उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। प्रभु दयाल खामोश रहा। वो दोनों रिसेप्शन पर बैठे हैं सर, आप कहें तो बुला लाऊं? नहीं, अभी ज़रा ठहरो। उनको बुला लाने से पहले तुम एक दो काम नोट कर लो। यस सर। एक तो मरने वालों के और उनके परिवारों के बारे में तुमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी है। यस सर। चर्च की निगरानी अकेला काशीनाथ नहीं कर सकेगा, वहाँ आदमी बढ़ाओ और उन्हें चर्च में स्थित पादरी की स्टडी पर निगाह रखने का विशिष्ट निर्देश दो। यस सर। और हमें चर्च में नियमित रूप से आने वाले लोगों को भी टटोलना है। हमने मालूम करना है कि क्या लोगों को पादरी और मिसेस डेनिंग के आशनाई की भनक थी। समझ गए? यस सर। अब बुलाओ उस आदमी को, अब बुलाओ। सुधाकर बाप और बेटी को बुला लाया। सतपाल ने दोनों को पानी पेश किया। विलियम डेनिंग ने पानी का गिलास उठा लिया, लेकिन रोज़ी ने पानी न लिया। प्रभु दयाल के निर्देश पर सतपाल ने जिद न की। फिर ट्रे सहित सतपाल बाहर निकल गया। विलियम डेनिंग एक ठिकना लेकिन हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी बाहें असाधारण रूप से लंबी थीं और उन पर बेहद घने बाल थे। उसका माथा संकरा था और नाक के ऊपर उसकी भवें एक दूसरे से मिली हुई थीं। नाक चपटी थी और कान खड़े थे। इसके विपरीत रोज़ अपने नाम को सार्थक करती मालूम होती थी। उसके चेहरे की रंगत गुलाबी थी, आंखें स्याह काली थीं। उसकी आंखों में तैरते आंसू इस बात की चुगली कर रहे थे कि अपनी माँ के अंजाम से वो नावाकिफ़ नहीं थी। उम्र में वह 13-14 साल से अधिक की नहीं मालूम होती थी। मिस्टर डेनिंग, आप जॉर्ज टाउन के इलाके की 15 नंबर इमारत से कोई वाकफियत रखते हैं? नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। इलाके का भी मैंने सिर्फ नाम ही सुना हुआ है, वहाँ कभी गया नहीं मैं। आप जानते हैं आपकी बीवी उस इमारत में अक्सर जाया करती थी? नहीं। इस बारे में कभी कोई शक तो हुआ होगा आपको? जी, किस बारे में? कि वो इमारत एक प्रेम घरौंदा थी। आपकी बीवी वहाँ अक्सर इसलिए जाया करती थी जिससे ऐसी जगह इस्तेमाल की जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी पर एक नहायत बेजा इल्ज़ाम है। सूजन एक भली औरत थी, एक नेक बीवी थी, एक ममतामयी माँ थी। उसे अपने घर बार से बड़ा प्यार था, अपनी बच्ची के भविष्य की उसे चिंता थी। और आपको? लगता है आपको मेरी शराब की लत की खबर लग गई, इसलिए आप मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। आपकी बीवी आपकी शराबखोरी से एतराज़ नहीं करती थी? जी करती थी, खूब करती थी, लेकिन आप बाज नहीं आते थे। वो खामोश रहा। क्या करते हैं आप? नौकरी करता हूँ। कैसी नौकरी? केयर टेकर की। किस चीज़ की केयर टेकिंग करते हैं आप? एक यार्ड की जो समुद्र में खड़ा है। वो एक फिल्मी डायरेक्टर का यार्ड है जो खुद अक्सर शहर से बाहर रहता है। उस यार्ड के केयर टेकर की हैसियत में वह यार्ड मुकम्मल तौर पर आपके कब्ज़े में रहता है? हाँ। और आपको यार्ड चलाना आता है? आता है। कभी चलाते हैं आप उसे? वो हिचकिचाया। मालिक की गैर हाजिरी में यार्ड का आनंद तो आप कभी कभार ले ही लेते होंगे। उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया। यार्ड का नाम क्या है? सनराइज़। समुद्र में साधारणतः कहाँ खड़ा रहता है? पायर नंबर 5 पर। आजकल भी आपका मालिक नगर के बाहर है? हाँ। यानी कि आप आजकल यार्ड की रखवाली कर रहे हैं? हाँ। लेकिन पिछली रात को तो आप यार्ड पर नहीं थे। हमारे सब इंस्पेक्टर को तो आप घर पर मिले थे। उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया। क्यों? वो मुझे पीने की तलब लग रही थी। घर पर एक रम की बोतल मौजूद थी जिसे मैं लेने आया था। मैं 1.5 घंटे में वापस यार्ड पर पहुंच सकता था। यार्ड को आप अक्सर यूं ही लावारिस छोड़ देते हैं? नहीं, उस दिन भी मैंने लावारिस नहीं छोड़ा था। पायर पर गुलाम हैदर नाम का मेरा एक दोस्त है। मैं अपनी गैर हाजिरी में यार्ड की निगरानी के लिए उसे कहकर आया था। ऐसा कितने बजे किया था आपने? 8 बजे। 8 बजे, यानी जैसा कि आपका इरादा था, आप 1-1.5 घंटे में वापस यार्ड पर नहीं लौटे थे? हाँ। वजह?
वो रोज़ घर पर अकेली थी। पिछली रात से पहले वो घर में कभी अकेली नहीं रही थी, इसलिए मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। अकेली क्यों थी? क्योंकि सूज़न मेरी बीवी घर पर नहीं थी। आपकी बीवी घर पर क्यों नहीं थी? और बात को एक ही बार में मुकम्मल कहिए, किश्तों में मत कहिए। जी, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर का कहना था कि उसके लिए आबो हवा की तब्दीली नहायत ज़रूरी थी। पिछली शाम को वह कुछ दिनों के लिए बड़ौदा में रहती अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गई थी। और साथ में वह जो सामान लेकर गई थी उसकी आपको खबर है? जी। क्या सामान था? जी, 2 सूटकेस ले गई थी। फाइबर ग्लास के दरमियाने आकार के 2 सूटकेस, जिनके हैंडलों के पास उसके नाम के प्रथम अक्षर लिखे हुए थे, SD। हाँ। आपकी बीवी को अलामत क्या थी? पता नहीं, लेकिन उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। तबीयत खामोखां तो ख़राब नहीं हो जाती। तबीयत ख़राब होने की हमेशा कोई वजह तो होती है। वो खामोश रहा। जिस डॉक्टर ने आबो हवा की तब्दीली की राय दी थी वो क्या खराबी बताता था कि आपकी बीवी में क्या तबीयत ख़राब है उसकी? जी, पहले तो वो कहता था कि उसे बच्चा होने वाला था, लेकिन जब तक लेडी डॉक्टर ने कहा कि वो गर्भवती नहीं थी तो डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई नर्वस ट्रबल, कोई दिमागी परेशानी थी। और ये सिलसिला कब से चल रहा था? कोई 3-4 महीने से। डॉक्टर कौन है आप लोगों का? डॉक्टर SK बागची। कहाँ बैठते हैं? लिटन रोड पर उनका क्लिनिक है। सुधाकर? यस सर। सब कुछ नोट कर रहे हो ना? जी। तो मिस्टर डैनिंग, पिछली रात यार्ड पर होने की जगह आप अपने घर पर थे। हाँ। और क्या करते रहे आप घर पर? बस बैठा रहा और रोज़ से बातें करता रहा, इसका दिल लगाने की कोशिश करता रहा, फिर मैंने इसे सुला दिया। बेटे, प्रभु दयाल ने बड़े मीठे स्वर में रोज़ से संबोधित हुआ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं? उसने बड़ी निश्चलता से इनकार में सर हिलाया। विलियम सकपकाया। उसने कठोर नेत्रों से रोज़ को देखा। अच्छा, असल में क्या करते रहे थे बेटे तुम्हारे पापा? बैठे रम पीते थे और शायद मम्मी को याद करते रहे थे। उन्होंने बहुत पी थी, फिर उन्होंने मुझे नहीं, मैंने इन्हें सुलाया था। आई सी। प्रभु दयाल ने विलियम की तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठा था। घर में और कौन था? कोई नहीं। मिस्टर डेनिंग, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या आपकी बीवी की फादर जोसेफ कॉटन से आशनाई थी? और मैं आपको फिर से जवाब दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आपकी बीवी मर चुकी है और उसकी मौत के बाद उसकी छवि धूमिल हो, ऐसा आपको गवारा नहीं। ये बात नहीं है। आपकी बीवी के पादी साहब से ताल्लुकात तो थे, लेकिन वैसे ताल्लुकात नहीं थे जैसे ताल्लुकात की तरफ आपका इशारा है। तो कैसे ताल्लुकात थे? वैसे ही जैसे एक चर्च जाने वाले के अपने पादरी से, अपने रहनुमा से, अपने धर्मोपदेशक से होने चाहिए, होते हैं। आपकी बीवी तो पादरी से काफ़ी मिलती जुलती थी। हाँ, लेकिन किसी प्रेम घरौंदे में नहीं। आई सी। और उस मिलने जुलने की भी तो कुछ वजह थी। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि आपकी बीवी की पादरी से मिलने की कुछ वजह थी। क्या वजह थी? मेरी बीवी उसके माध्यम से मुझ पर दबाव डालना चाहती थी कि मैं अपने पीने की आदत छोड़ दूं, और इसी वजह से फादर कॉटन मेरे घर बार में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था। मेरी बीवी मेरी शराबखोरी की कहानियाँ उसे सुनाने के लिए अक्सर उसके पास पहुंच जाया करती थी। उसके रोज़ रोज़ यूँ चर्च में पहुंच जाने की वजह से फादर कॉटन शायद ये सोचने लगा था कि वो मुझसे बहुत दुखी है और हालात सूजन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए थे। शायद यही सोचकर उसने मेरी बीवी को राय दी थी वो मुझे छोड़ दे और रोज़ को अपने साथ ले जाए। जब ये सब बातें मुझे मालूम हुई तो मुझे पादरी पर बहुत गुस्सा आया। आप ही बताइए, पादरी का काम लोगों को सही विवेकपूर्ण राय देना होता है या उन्हें गलत राह पर लगाकर लोगों के घर उजाड़ना होता है? तब मैंने कह दिया सूजन को कि वो पादरी के पास जाकर अपने दुखड़े रोना फ़ौरन बंद कर दे। हाँ, वो मान गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी इस बात का नतीजा सामने आने से पहले ही उसके डॉक्टर की राय पर मुझे उसे बड़ौदा भेज देना पड़ा था। आई सी। रोज़, कल तुम्हारी मम्मी बड़ौदा की ट्रेन पकड़ने के लिए घर से रवाना हुई थी। उस वक्त उनका मूड कैसा था?
मम्मा रो रही थी और मुझे बार बार प्यार कर रही थी। लगता था वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैं उसे तसल्ली दे रही थी कि कुछ दिनों की तो बात है, लेकिन वो तो यूं भावुक हो रही थी जैसे वो कभी लौटकर ना आने वाली हूँ, जैसे वो आखिरी बार मुझे देख रही हूँ। सच्ची निकली ये बात, दोबारा ना देख सकी मम्मी मुझे। प्रभुदयाल ने उसे ढांढस बंधाया। वो खामोश हुई तो वह फिर विलियम से संबोधित हुआ। आज आपकी बीवी को आ- आप अपनी बीवी को गाड़ी में चढ़ाने के लिए स्टेशन पर नहीं गए थे? विलियम ने इनकार में सर हिला दिया। वजह जान सकता हूँ? सूजन ऐसा नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि स्टेशन पर वह फिर रोने लगेगी, जो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जिद की वजह से ही मैंने उसे एक स्कूटर पर बिठाकर स्टेशन के लिए रवाना कर दिया था। स्कूटर कहाँ से पकड़ा आपने? लेटिन रोड के अड्डे से। सुधाकर, उस स्कूटर वाले को तलाश करना होगा। यस सर। आपके घर में फ़ोन है? जी। जिस डायरेक्टर साहब का यार्ड है उन्होंने ही मुझे घर पर टेलीफोन लगवा कर दिया हुआ है। बिल भी वही देते हैं। आपकी बीवी कभी टेलीफोन पर पादरी से बात करती थी? हो सकता है करती हो, मुझे नहीं मालूम। रोज़, पिछली शाम तुम्हारी मम्मी ने क्या फादर जोसेफ कॉटन को फ़ोन किया था? मम्मी ने किसी को फ़ोन किया तो था, लेकिन किसको किया था ये नहीं मुझे मालूम। लेकिन फ़ोन उसने किया था? हाँ, फ़ोन तो किया था। वक्त का कोई अंदाज़ा हो? तब 6:45 थे। ठीक 6:45? हाँ। तुमने घड़ी देखी थी? हाँ, यही। वो अपनी कलाई पर बंधी नन्ही सी घड़ी प्रभुदयाल को दिखाती हुई बोली। घड़ी देखी थी? प्रभुदयाल ने उस घड़ी के टाइम पर का अपनी घड़ी से मिलान किया तो पाया कि रोज़ की घड़ी एकदम सही जवाब दे रही थी। घड़ी की तरफ तुम्हारी तवज्जो कैसे गई थी? मैं उस वक्त बाथरूम में थी और नहाने की तैयारी कर रही थी। नहाने से पहले जब मैंने कलाई पर से घड़ी उतार कर रखी तो टाइम पर मेरी निगाह पड़ गई थी, और जब मुझे टेलीफोन पर कही गई मम्मी की पहली हेलो सुनाई दी थी, तभी मेरी घड़ी के निगाह पर निगाह पड़ी थी, और उस समय 6:45 थे। तुमने सुना था मम्मी फ़ोन पर क्या कह रही थी? नहीं, मुझे बस उनकी हेलो सुनाई थी, क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा बोल रही थी, और साथ में बाथरूम में नलका भी चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये तो मालूम हो रहा था कि मम्मी फ़ोन पर थी, लेकिन क्या कह रही थी वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। बीच में एक बार एक क्षण के लिए मैंने नलका बंद किया तो मम्मी को सिर्फ इतना कहते सुना, ठीक है 8 बजे, और उसके तुरंत बाद उन्होंने रिसीवर को क्रेडर पर रख दिया। उसकी आवाज़ आई थी, ठीक है 8 बजे। ये कहा था फ़ोन पर तुम्हारी मम्मी ने? जी हाँ, 8 बजे मम्मी की बड़ौदा की ट्रेन पर का टाइम था, तो मैंने ये समझा कि मम्मी किसी को अपने सफ़र के बारे में बता रही थी। आई सी। प्रभुदयाल एक क्षण खामोश रहा, फिर विलियम की तरफ घूमा। मिस्टर डेनिंग, आपकी बीवी, जो कि आपको लेकर अक्सर पादरी साहब से बातें क्या करती थी, ऐसा क्या महज इसलिए करती थी क्योंकि वह उस चर्च का पादरी था जिसके कि आप अनुयायी थी, या कोई और बात थी जो उसे अपनी घरेलू समस्याएं पादरी साहब से डिस्कस करने के लिए प्रेरित करती थी? हो सकता है कि उसे फादर कॉटन का भरोसा इसलिए भी ज़्यादा हो क्योंकि कभी उसने उनके साथ काम किया था। काम? कैसा काम? चर्च की समूह गान की लाइन में खड़ी होकर धर्मगीत गाने का काम? नहीं तो? वो पहले फादर कॉटन की स्टेनोग्राफर हुआ करती थी। अच्छा, पादरी साहब के पास स्टेनोग्राफर की नौकरी करती थी वह? हाँ, पादरी साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टरेट तक कर चुका है। उसे ऐसी सेक्रेटरियल हेल्प की हमेशा ज़रूरत रहती है। ये कब की बात है? 4 साल पहले की। नौकरी छोड़ी कब आपकी बीवी ने? 2 साल पहले। यानी कि 2 साल तक वह पादरी साहब की सेक्रेटरी रही थी? हाँ। और नौकरी छोड़ी क्यों उसने? सूजन की पादरी की बीवी से नहीं बनती थी। मिसेस कॉटन को चर्च के निज़ाम के हर पहलू में अपनी टांग अड़ाने की आदत है। इस वजह से वो सूजन पर हावी होने की कोशिश करती थी, जो सूजन को गवारा नहीं था। मिसेस कॉटन की नुक्ताचीनी और दखल अंदाजी से तंग आकर ही सूजन ने नौकरी छोड़ी थी। पादरी साहब की सेक्रेटरी के तौर पर किसी ने उसकी जगह तो ली होगी? जी, सिल्विया नॉरिस नाम की एक लड़की ने ली थी। और आजकल वो पादरी साहब की सेक्रेटरी है? हाँ। और सूजन से पहले उनकी सेक्रेटरी कौन थी? हेलन रीडरी नाम की एक महिला थी।
आपने अभी कहा कि मिसेस कॉटन को चर्च के निज़ाम के हर पहलू में अपनी टांग अड़ाने की आदत है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत पैसे वाली औरत है। उसका बड़ा भाई पीटर फ्रांकोज़ा पैसे वाला आदमी है और चर्च की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन का जिगरी यार है। मिसेस कॉटन और उसके भाई तो चर्च को अपनी बपौती मानते थे और इस बात का वे फादर कॉटन तक पर एहसान जताते थे कि उनकी वजह से वो इतने संपन्न और माने हुए चर्च का पादरी था। मिस्टर डेनिंग, एक बात बताइए, क्रिश्चियन होते हुए भी आपकी बीवी की हिंदू रीति रिवाजों में दिलचस्पी क्यों थी? हिंदू रीति रिवाजों में दिलचस्पी? मैं आपका मतलब नहीं समझा। आपकी बीवी की लाश के मुआयने से जाहिर होता है कि वो अपनी मांग में सिंदूर भरती थी। सिंदूर? हो सिंदूर। ओह, वो ऐसा तो वो मेरी ज़िद पर कर सकती थी। आपकी ज़िद पर? जी हाँ, मेरी बीवी विलायती पोशाकों की जगह साड़ी पहनने की ज़्यादा शौकीन थी और जब वो साड़ी पहनती थी तो मेरा जी चाहता था कि वो मांग में सिंदूर भी भरे। मेरे अनुरोध पर जब भी वो साड़ी पहनती थी तो मांग में सिंदूर भी भर लेती थी। हो, इसी को आप हिंदू रीति रिवाजों में दिलचस्पी का दर्जा दे रहे थे या कोई और बात थी? नहीं, और कोई बात नहीं थी। विलियम खामोश रहा। आप शुरू से ही राजनगर के रहने वाले हैं? जी नहीं, पहले हम गोवा में रहते थे। वहाँ आपका काम धंधा क्या था? मैं मछली मारों के काम आने वाली किश्तियाँ बनाने वाला कारीगर था। प्रभु दयाल की मुझसे निगाह मिली। मैं जानबूझकर परे देखने लगा। गोवा और अपना अपना ये धंधा आपने क्यों छोड़ा? मेरी पीठ पे ऐसी चोट लग गई थी कि जिसकी वजह से ठीक हो जाने के बाद भी अधिक परिश्रम का काम